हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इस चैप्टर को हम लोग कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और उसके आधार पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया उसके बारे में कुछ बातें हमने कंसिडर करा था। तो जो लास्ट लेक्चर तक हम लोग देखे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मोजले के द्वारा दिया गया और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस था। हमने देखा था उसको कि एलिमेंट को जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से फोकस करवाया जा रहा था तो एक्सरे इमिट हो रहा था और उस एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है वह डिपेंड कर रहा था उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक मास से उसका कोई लेन देन नहीं था बल्कि एटॉमिक नंबर से उसका लेन देन था। तब जा कर के इस कंक्लूजन पे मोजले पहुंच पाए थे कि किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एटॉमिक नंबर उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। और फिर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तो एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट करते हैं। फिर उसमें हमने देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो बोर और दो और साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा फिर टेबल का फॉर्मुलेशन किया गया जिसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसे ग्रुप्स कहा गया, 7 हॉरिजेंटल रोज थे जिसे पीरियड्स कहा गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कि पीरियड 6 और 7 जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट उसी में है, बट 32। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 भी है, 32 एलिमेंट का सबसे बड़ा ग्रुप। तो एक फॉर्मूलेशन जो है उसको हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इतना से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाना है ऑब्जेक्टिव के रूप में। जो टेबल का ढांचा बना रहे हैं स्केलेटन समझ लो। ऐसा, और इसके अलावे 2 सीरीज पीरियोडिक टेबल का बॉटम में ऐसा ही होता है ना। देखोगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है कुछ इस तरह का ही दिखता है। ग्रुप्स की बात करें तो यह हो जाएगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वैसे यहाँ ही बढ़ते जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 एंड दिस वन इज 18। टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते थे ना, यहाँ से लेकर के टोटल 7 पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा। अब इसमें से याद रखेंगे कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। क्या वजह है ये सब आगे जानेंगे, बस अभी याद रखोगे कि ये अल्कली मेटल्स है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 वाले कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डायरेक्ट याद रखना है सबको, एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना से ही एग्जाम में आएगा 100%। इन दोनों को एक साथ हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आ जाओ यहाँ, तो इसमें से ग्रुप 11 और 12 का स्पेसिफिक नाम है। ग्रुप 12 वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है वोलाटाइल मेटल्स। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेटल्स। और 11 वाले को बोला जाता है क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइन बनता है, इसीलिए ग्रुप 11 में जो एलिमेंट हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो जानते हो सिल्वर गोल्ड सोना चांदी का सिक्का होता है ना सबका, इसलिए क्वाइनेज मेटल्स। और ये वोलाटाइल मेटल्स मतलब कि आसानी से वेपर में बदलते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह काफ़ी कम होता है। और इसमें से एक मरकरी है, जान ही रहे हो, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो मरकरी तो वैसे भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो आसानी से या वेपर में बदलेगा। उसके बाद इधर आगे बढ़ोगे तो 13, 14 का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, 15 से स्पेसिफिक नाम है। जैसे 15 वाले को बोला जाता है निक्टोजेंस। 16 वाले का भी नाम है चाल्कोजेंस। 17 वाले का नाम है हेलोजेंस। और 18 वाले को नोबल गैस या इनर्ट गैस। ऐसे सबका मतलब है, ब्रीफली एक बार डिस्कस करेंगे इसे। अभी नीचे के जो दो सीरीज हैं, ऊपर वाले सीरीज को क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड्स। और नीचे वाले सीरीज को क्या बोलते थे? एक्टिनॉइड्स। इन दोनों को एक साथ एप्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? एप्लॉक एलिमेंट्स। बीच में ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है एलिमेंट को, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कई क्वेश्चंस आ सकते हैं ना इससे कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, तो 2, 1 और 2। डी में कितने हैं, तो 10, 3 से 12। पी में कितने हैं, 6, 13 से 18, ऐसे करके। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें जो अब यही लिख रहे हैं, हो सकता है कि वह नोट्स में ना हो, तो उससे आप डायरेक्ट यहीं से देख करके नोट कर लोगे कॉपी में, कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। उसी प्रकार से ये डी ब्लॉक वाले को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक को एक साथ क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वाले को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये एफ ब्लॉक वाले को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे करके कुछ भी। नोट्स में शायद नहीं होगा, तो इसे आप ज़रूर से नोट कर लोगे यहीं से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। अब ब्रीफली ज़रा एक बार समझ लो। अल्कली मेटल्स बेसिकली वैसे मेटल को बोला जाता है जो वाटर में डिजॉल्व होकर के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करे, अल्कलाइन मीडियम दे। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम का फॉर्मेशन करे, तो वैसे मेटल को अल्कली मेटल। तो इसमें जितने भी हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह, इस सब को जब डिजॉल्व करोगे वाटर में तो वे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब कि बेसिक नेचर के होते हैं। वैसे हाइड्रोक्साइड जो बेसिक नेचर के हों अल्कली कहलाते हैं।
अब आ जाओ इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ भी वही बात है कि ये भी अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनका भी हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और साथ ही साथ ये मेटल्स मोस्टली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये जो मेटल है सोडियम पोटासियम वगैरह ये सब अर्थ क्रस्ट में नहीं, तो जनरली सॉल्ट है, समुद्र का पानी वगैरह में होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ लगा हुआ है। अल्कलाइन मतलब कि हाइड्रोक्साइड इनका बेसिक नेचर का होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब है आगे इसको हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे है कि वैसे एलिमेंट्स जिनका डी सबसेल पूरी तरह से भरा हुआ ना हो उसके एटॉमिक स्टेट में, या फिर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें, तो वैसे एलिमेंट को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो बता दिए कॉइनेज मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबका कॉइन बनता है ना, कॉपर का कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ऐसे इसलिए। और जिंक कैडमियम मरकरी को वोलाटाइल मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, आसानी से वेपर में बदलते हैं। वोलाटाइल मतलब जो आसानी से वेपर में बदले। निक्टोजेंस का मतलब होता है पॉइजनस, मतलब इस ग्रुप 15 में कुछ कुछ वैसे एलिमेंट हैं जिनका कंपाउंड काफ़ी पॉइजनस नेचर का होता है। काफ़ी पॉइजनस नेचर का होता है मतलब कि उसके वेपर का इनहेलेशन वगैरह करने से आदमी मर भी सकता है, इसलिए निक्टोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग, दम घुटने जैसा जो फील करवाए, तो वही निक्टोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो एक्टिव मेटल्स हैं जैसे आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन से और सल्फर से। तो है वह और एल्युमिनियम का, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन सल्फर वगैरह, तो लगभग हर एक ओर में ऑक्सीजन सल्फर दिखाई देता ही है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन सल्फर को चाल्कोजेंस माने ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर का मतलब अयस्क, खनिज और अयस्क होता है ना वैसे, तो चाल्कोजेंस मतलब ऐसे एलिमेंट जो ओर का निर्माण करते हैं, अयस्क का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चाल्कोजेंस। तो ग्रुप 16 का एलिमेंट में ऑक्सीजन और सल्फर के पास मेनली यह गुण है। हैलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, समुद्र के पानी में जो सॉल्ट घुले होते हैं, बेसिकली आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सभी होते हैं, और ये सब ग्रुप 17 में, इसलिए हैलोजेंस। और लास्ट वाले को नोबल गैस, पहले तो इनर्ट गैस बोला जाता था क्योंकि वे रिएक्शंस करते नहीं थे जल्दी। इनर्ट का मतलब अक्रिय, जिसे किसी से क्रिया करने से कोई मतलब नहीं हो, कोई रिएक्शन ना करे, और बाद में स्टेबल नेचर को पहचाना गया तो फिर नोबल गैस भी बोला गया, तो नोबल या इनर्ट गैस सेम ही बात हुआ। लेंथेनॉइड्स का मतलब हम लोग देखे थे कि लेंथेनम के जैसा प्रॉपर्टी मिलता है इन सब एलिमेंट का, और एक्टिनॉइड्स मतलब कि एक्टिनियम के जैसा प्रॉपर्टी मिलता है इन सबों का, इसीलिए। तो इतना में से तो डेफिनेटली एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसी को डायरेक्ट रट लोगे, कौन सा ग्रुप में क्या कैसे एलिमेंट है, ऐसे तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें से कुछ कुछ बातें और जो ध्यान रखने लायक है वह क्या है कि याद करो, लैवोजियर का जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में रखा था, बीच में सेमी मेटल्स के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं था। तो याद रखोगे इसमें कि जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कि लेफ़्ट साइड वाले मेटेलिक हैं, इधर वाले नॉन मेटेलिक हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे लेफ्ट साइड में जो है मेटल्स हैं, सबसे राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। अब जैसे ही लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटते जाएगा, मतलब कोई पूछे तुम्हें कि 11th और 12 में बताओ कि ज़्यादा मेटेलिक नेचर के कौन से एलिमेंट हैं, तो ग्रुप 11 वाले, नॉन मेटेलिक कौन हुए, 12 वाले। एक बेसिस है ऐसा, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, जब आगे चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और कि लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड
इंक्रीजेज। और जब ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज। ऐसा जैसे मान के चलो एग्जाम में आ जाए कि Na2O और उधर से आ जाए SiO2, पूछे कि बताओ इसमें से एसिडिक नेचर का ऑक्साइड कौन है, तो क्या लिखें, लेफ्ट टू राइट जाने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो देखो राइट साइड में कौन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 14 है, तो ऑब्वियसली राइट साइड में 14 होगा, तो या एसिडिक नेचर का हो गया। बेसिक नेचर का कौन है, तो या सोडियम ऑक्साइड है। क्या वजह है, क्यों है, सब देखेंगे। ये पीरियोडिक टेबल में जितना भी क्लासिफिकेशन किया गया है ना, इसमें सब अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है अभी से लेकर के 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह जब तक पढ़ोगे तब तक पढ़ना है इन सारी चीज़ों। जैसे ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th का सिलेबस में है। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए 13, 14 क्लास 11th के सिलेबस में है और 15 to 18 क्लास 12 में है। मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को जानना, रिएक्शन को जानना, सारे कंपाउंड्स के नेचर को जानना। तो एस ब्लॉक 11th में, पी ब्लॉक थोड़ा सा 11th, बाकी 12 में, डी ब्लॉक भी 12 में ही पढ़ना है, ए ब्लॉक भी 12 में ही पढ़ना है। ऐसे तो बस इस स्केलेटन को आप याद रखो, इस ढांचा को याद रखो तो हो जाएगा। फिर कई क्वेश्चंस बनेंगे इससे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। बहुत बेसिक सा चैप्टर है। रीजनिंग क्वेश्चंस हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, इतने सारे बनते हैं और यदि कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो वे अच्छा मार्क्स भी स्कोर करवाते हैं एग्जामिनेशन में। केमिस्ट्री का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होना चाहिए वह इनऑर्गेनिक ही, क्योंकि सबसे आसान, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाने वाला पोर्शन यही होता है, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करवाएगा। अब आगे देखो, वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 या फिर उससे अधिक हो, वैसे एलिमेंट्स के लिए यदि हम लोग नाम और सिंबल लिखना चाहें तो आईपीएससी ने एक रूल रिकमेंड किया हुआ है, और उसके लिए उन्होंने ये जो डिजिट हैं 0, 1, 2, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड रूट दिया हुआ है उन्होंने, कि जैसे हेडिंग हो जाएगा हम लोग का नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो उनका नॉमेनक्लेचर। तो इसके लिए क्या बोले कि जो डिजिट हैं 0, 1, 2 वगैरह, उसके लिए कुछ वर्ड रूट दिया हुआ है उन्होंने, कि जैसे 0 है तो इसके लिए वर्ड रूट होगा नील, 1 है अन, 2 है बाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा नहीं क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, ऐसे करके 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 के लिए नोन नहीं इन। ऐसा इन डिजिट्स का ये जो वर्ड रूट है इसको याद रखना है केवल, बस। अब इसके आधार पे कोई भी एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक है, उसके लिए आईयूपीएसी नाम लिखा जा सकता है काफ़ी फ्रीक्वेंटली लिखा जा सकता है। जैसे शुरुआत से ही देखें, एटॉमिक नंबर 101 का लिखना हो, कैसे लिखोगे देखो,
यहाँ से देखते जाओ वर्ड रूट उसके लिए। 1 का क्या है अन, तो अन, फिर 0 है इसके लिए क्या है नील, कंटिन्यूअसली सटा के लिखते जाना है नील, फिर 1 है क्या है अन, और लास्ट में लगा देना है IUM, ये अपने से लगाना है। तो अन नील यूनियम या अनियम, ऐसे सिंबल लिखोगे तो सबका फर्स्ट लेटर केवल U, उसके बाद फिर क्या था N, फिर क्या था U। तो यह हो गया इस एलिमेंट का सिंबल और वह पूरा नाम हो गया अन नील अनियम। जबकि इस एलिमेंट का जो एक्चुअल नेम है डिस्कवरर के आधार पे है मेंडेलेवियम। मेंडेलीव ने इस एलिमेंट को खोजा था, इसलिए मेंडेलेवियम MD। उसी प्रकार से 102 में जाओगे, नोबेलियम तो उसका वो वाला नाम हो गया। ऐसे लिखोगे तो यहाँ से देखते जाओ, 1 के लिए है अन, अगेन 0 के लिए नील, फिर 2 के लिए बाइयम, अन नील बाइयम। अब यहाँ डबल आई देने की आवश्यकता नहीं है, तो UNB, और इसका जो एक्चुअल नेम है इस एलिमेंट का वह है नोबेलियम। नोबेल प्राइज जिनके नाम पे मिलता है, नाम है साइंटिस्ट का नोबेलियम, NO। उसी प्रकार से मान लो 103 का लिखना हो, तो 1 का अन, 0 का नील, 3 का ट्राइयम, UNT, और जो एक्चुअल नेम है इसका वह है लॉरेंसियम। लॉरेंसियम किसी का नाम नहीं है, लॉरेंस या हो सकता है LR, लॉरेंसियम। उसी प्रकार से मान लो 104 हो, क्या हो जाएगा 1 का लिखोगे अन, 0 का नील, 4 का क्वाड और EM, अन नील क्वाडियम, UNQ, और इसका एक्चुअल नेम है रदरफोर्डियम। RF, रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे उसके नाम पे है, डिस्कवरर के नाम पे। ऐसे किसी का भी एट रैंडम, जैसे मान लो 107 का लिखना चाहें, तो 1 का अन, 0 का नील, 7 का सेप्ट और लगा देना है EM, सेप्टियम। मतलब यहाँ पहले से आई आ रहा होगा तो फिर से आई लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ट्राई में आई था तो फिर से यहाँ आई नहीं लगाना है, बाई में आई था तो फिर से आई नहीं लगाना है। हाँ, क्वाड में आई नहीं था तो आई लगा दिए, यहाँ नहीं था तो लगा दिए UNS। बोरियम, नील्स बोर ने एलिमेंट को ये किया था BH। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मान के चलो लिखना हो 115 का लिखना हो, तो 115 का क्या हो जाएगा 1 का अन, फिर 1 का N, 5 का पेंट EM, अन पेंटियम। सिंबल लिखोगे इसके लिए क्या लिखा जाएगा, सिंबल क्या होगा UP, और इसका जो एक्चुअल नेम है मॉस्कोवियम MC। ऐसे करके लास्ट 118 तक जो एलिमेंट जाने गए हैं, तो 118 के लिए हो जाएगा अन ऑक्टियम, UO, क्या नाम है ऑर्गेनेसन, OG। ऐसे इस तरह से वे एलिमेंट्स जो सिंथेटिक है, ये सभी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, मतलब कि नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं बल्कि इनको बनाया गया है, मैनमेड हैं ये सभी। तो ऐसे एलिमेंट के लिए हम लोग इस तरह का भी नाम लिख सकते हैं इस वर्ड रूट के आधार पे जो IPSC ने रिकमेंड करा है,
या फिर डिस्कवरर के आधार पे, जो जिस तरह का डिस्कवर करे, जो अपने नाम पे कोई नाम रख दिया तो कोई इंस्टीट्यूशन के नाम पे रख दिया है, तो अलग अलग बेसिस है नाम का। तो 100 के बाद वाले का ये सब नाम आप याद रखो या फिर ये सब एक ही बात है, लेकिन चूंकि 118 तक अभी तक जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनका नाम दिया जा चुका है ऐसा करके, तो फिर उन नामों को भी याद रखना उतना ही ज़रूरी हो जाएगा। अब मान के चलो भविष्य में कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर इतना हो 1 2 3 4, तो इसका उस समय का नाम क्या होगा छोड़ो, अभी जो आईपीएससी ने रिकमेंड करा है रूल उस हिसाब से नाम लिखेंगे। तो 1 का फिर अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई और 4 का क्वाड और लगेगा ईएम, अन बाई ट्राई क्वाडियम, यू बी टी उसके बाद क्यू। मैंने सिम्बॉल लिखते समय सबका पहला लेटर यू, फिर बी, फिर टी, फिर क्यू, यू ओ, फिर यू पी, ऐसे करके लिखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 है, चलो 118 तक आएगा तो कंफ्यूज करोगे कि ये वाला नाम लिखे कि 118 के बाद दे देगा कि 120 है 130 है, तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए। तो इस रूल को याद रखोगे और देखोगे पीरियोडिक टेबल में जो है ना 103 के बाद जो कोई एलिमेंट है उसका नाम ऐसे ही करके लिखा होगा यू क्यू यू पी ऐसे करके, तो समझ जाना आपकी वह क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे नाम इस वर्ड रूट के आधार पे लिखे हुए हैं, तो उसको याद रखोगे फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।